दीनहीन के अश्रुनीर में, दीनहीन के अश्रुनीर में, पतितों की परिताप पीर में, संध्या की चंचल समीर में करता था तू गान, सरल स्वभाव कृषक के हल में। सरल स्वभाव कृषक के हल में, पतिव्रता रमणी के बल में, श्रम सीकर से सिंचित धन में, विषय मुक्त हरिजन के मन में, कवि के सत्य पवित्र वचन में तेरा मिला प्रमाण। खोज में हुआ वृथा हैरान, यहाँ भी था तू हे भगवान, यहाँ भी था तू हे भगवान। बच्चों, ये कालजयी पंक्तियां हैं छायावाद के जनक पद्मश्री डॉक्टर मुकुटधर पांडेय की। श्री मुकुटधर पांडेय जी का जन्म 30 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले के अंतिम छोर बालपुर में पंडित चिंतामणि पांडेय के 8वें पुत्र के रूप में हुआ। पिता पंडित चिंतामणि पांडेय संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। माता देवहूति देवी धर्म और ममता की प्रतिमूर्ति थीं। अग्रज श्री लोचन प्रसाद पांडेय जो हैं उस समय के ख्याति लब्ध साहित्यकार थे। श्री मुकुटधर पांडेय जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और 12 वर्ष की अल्पायु में ही पांडेय जी काव्य सृष्टि करने लगे थे। पांडेय जी की पहली कविता प्रार्थना पंचक 14 वर्ष की आयु में स्वदेश बांधव नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहीं से इनकी काव्य यात्रा अबाध गति से चलती रही। पांडेय जी की कविताएं हितकारिणी, इंदु, स्वदेश बांधव, आर्य महिला, विशाल भारत, सरस्वती जैसी स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। सन 1912 में रायगढ़ से मिडिल स्कूल की परीक्षा पांडेय जी ने उत्तीर्ण की और 1915 में मैट्रिक एंट्रेंस की परीक्षा पास की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन शारीरिक अस्वस्थता के कारण वापस घर लौट आए, परंतु विद्यानुरागी बने रहे। चूंकि घर पर ही उन्होंने संस्कृत, बंगला, उड़िया और अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। अनेक भाषाओं के साहित्य के अध्ययन से उनके चिंतन में गहराई और भावनाओं में भव्यता आ गई और बड़े भाई लोचन प्रसाद पांडेय के मार्गदर्शन और संरक्षण में मुकुटधर पांडेय की कविता वल्लरी फैलती रही और फूलती रही और एक दिन ऐसा समय आया जब वो हिंदी संसार को सुरभित कर गई। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री हरि ठाकुर ने अपने छत्तीसगढ़ गौरव गाथा में लिखा है कि पंडित मुकुटधर पांडेय ने जब साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया तब कविता के क्षेत्र में इतिहास वृत्तात्मकता का बोलबाला था। उनमें न भावों की तन्मयता थी, न कल्पना की उड़ान। तब कविता के क्षेत्र में युगांतरकारी परिवर्तन लाने का बीड़ा उठाया श्री मुकुटधर पांडेय ने। उन्होंने स्वच्छंदतावादी काव्यधारा को गहराई और व्यापकता प्रदान की। सन 1915 के आसपास हिंदी में छायावाद युग का प्रारंभ हुआ और स्वयं महाकवि जयशंकर प्रसाद ने इस सत्य को स्वीकार किया है कि मुकुटधर पांडेय छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। कुररी के प्रति कविता उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सम्मान के साथ लिखा है कि स्वच्छंदतावादी कविता बहुत पहले शुरू हो गई थी और श्री मुकुटधर पांडेय उसके प्रमुख उन्नायक रहे हैं। वास्तव में छायावाद में जिनका नाम आता है श्री जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महियसी महादेवी वर्मा
और सुमित्रानंद पंत। लेकिन समीक्षकों, आलोचकों ने, जो साहित्य मनीषी हैं, उन्होंने मुकुटधर पांडे को एक तरह से उपेक्षित सा किया। वास्तव में प्रचार प्रसार नहीं था। एक सुदूर ग्रामीण अंचल में श्री मुकुटधर पांडे जी पैदा हुए और वहीं उनकी साहित्य साधना चलती रही। लेकिन जब कुररी के प्रति जब वो कविता मुद्रित हुई, तब सबकी आंखें खुली। स्वयं प्रसाद जी ने इस सत्य को स्वीकार किया है। और इसके पहले जो प्रसाद जी की रचना है झरना, उसे छायावादी शैली की प्रथम कविता माना जाता रहा है। वास्तव में मुकुटधर पांडे जन्मजात सारस्वत साधक थे। श्री मुकुटधर पांडे ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, जैसे पूजा फूल, ये सन 1916 में प्रकाशित हुआ। शैलवाला, यह ग्रंथ जो है 1916 में प्रकाशित हुआ। लक्ष्मा, ये 1917 में प्रकाशित हुआ, जो अनुदित उपन्यास है। हृदयदान 1918 में, और परिश्रम, ये निबंध संकलन है, ये 1917 में प्रकाशित हुआ। मामा 1918 में प्रकाशित हुआ, और छायावाद और अन्य निबंध 1983 में प्रकाशित हुआ। स्मृति पुंज 1983 में प्रकाशित हुआ, और विश्वबोध 1984 में प्रकाशित हुआ। और फिर से छायावाद पर उन्होंने कृति दी, छायावाद और श्रेष्ठ निबंध, जो 1984 में प्रकाशित हुआ। मेघदूत, मेघदूत है महाकवि कालिदास की रचना, जो संस्कृत में है। चूँकि मुकुटधर पांडे संस्कृत के भी मूर्धन्य विद्वान थे, उनके पिता और पितामह, ये सभी लोग संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में गिने जाते रहे हैं। तो वह संस्कार और उनके बड़े भाई पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी का संरक्षण निर्देशन उन्हें मिला। परिणाम स्वरूप मुकुटधर पांडे संस्कृत के भी महान विद्वान बन गए, और उन्होंने मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया, जो 1984 में प्रकाशित हुआ। और धीरे धीरे अस्वस्थ रहने लगे, और 6 नवंबर 1989 को प्रातः 6:20 पर 95 वर्ष की आयु में उन्होंने महाप्रयाण किया। हिंदी साहित्याकाश का जगमगाता नक्षत्र तिरोहित हो गया। श्री मुकुटधर पांडे की प्रदीर्घ साधना के परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1976 को इन्हें पद्मश्री अलंकरण से नवाजा गया। सन 1956-57 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इन्हें साहित्य वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी उपाधि है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की। 1974 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा इन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई, और उसी वर्ष गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में भी डीलिट की मानद उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। सन 1986 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा भवभूति अलंकरण से अलंकृत किया गया। प्रोफेसर अश्विनी केशरवानी जी का कहना है कि पद्मश्री मुकुटधर पांडे का समूचा लेखन जन भावना और प्रकृति प्रेम से आप्लावित है। किंसुक कुसुम में प्रकृति से उनके अंतरंग लगाव की पद्यबद्धता ने कविता में एक अनोखे भावलोक की सर्जना की है। पांडे जी ने प्रकृति का बहुत उत्कृष्ट मानवीकरण किया है। महानदी से सीधे बात करने लगते हैं। शीतल स्वच्छ नीर ले सुंदर, शीतल स्वच्छ नीर ले सुंदर, बता कहाँ से आती है, इस जल में महानदी तू कहाँ घूमने जाती है। कुररी के प्रति कविता में एक पक्षी से अपनत्व भाव जगाने, उससे वार्तालाप करने लगते हैं हमारे पांडे जी। कैसे?
अंतरिक्ष में करता है तू क्यों अनवरत विलाप, ऐसी दारुण व्यथा तुझे क्या, है किसका परिताप, शून्य गगन में कौन सुनेगा तेरा विपुल विलाप, बता कौन सी व्यथा तुझे है किसका परिताप। सामाजिक मूल्यों के उत्थान पतन को भी उन्होंने बहुत निकट से देखा है और समझा है। ग्रामीण जीवन की झांकी भी श्री पांडे जी की कविताओं में दृष्टव्य है। कवि श्री पांडे जी की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। भाषा को परिष्कृत बनाने में उन्होंने हिंदी मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी बहुतायत से किया है। भाषा में भावानुकूल आवेग तथा शैली का वेश्यानुकूल चयन पांडे जी की प्रमुख विशेषता है। पद्मश्री डॉक्टर मुकुटधर पांडेय ने हिंदी को रोचक और लोकप्रिय बनाने के लिए छत्तीसगढ़ी लोक भाषा का विशेष रूप से प्रयोग किया है। छायावाद के प्रवर्तक एवं युगीन साहित्य सर्जक के रूप में वे कालजयी रचनाकार हैं। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में संकलित रचना ग्राम्य जीवन में श्री मुकुटधर पांडे जी ने गांव के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि सभी तरह की समृद्धियों से पूर्ण होते हुए भी जो ग्रामवासी हैं बहुत ही सहज जीवन जीते हैं। इनकी इस सहजता को उनकी अज्ञानता और भोलापन समझने की भूल करना उचित नहीं है। आइए पढ़ते हैं कविता ग्राम्य जीवन का प्रथम अंश। छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति दृष्टि मनोहर आते हैं, रत्न जड़ित प्रासादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुं ओर, द्विजगण सुंदर गान सुनाते नृत्य कहीं दिखलाते मोर। इसमें शब्दों को अगर देखें तो अति मतलब अत्यधिक, मनोहर मन को हरने वाले, मन को प्रिय लगने वाले, रत्न जड़ित रत्नों से जड़ा हुआ, बट कहते हैं बरगद के पेड़ को, बरगद के वृक्ष को। द्विजगण मतलब पक्षीगण, पक्षियों का समूह। इसमें प्रकृति एवं पर्यावरण के अंतर्गत ग्राम्य जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। छोटे छोटे भवनों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गांव के छोटे भवन भी स्वच्छ और लिपाई पुताई के कारण बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इनके सामने रत्न जड़ित बड़े बड़े प्रासाद भी फीके पड़ जाते हैं। इनकी शोभा अवर्णनीय है। ये वास्तव में मन को मुग्ध करने वाले हैं। बट वृक्ष और पीपल के पेड़ों की गहरी छाया चारों ओर फैली हुई है। पक्षीगण समूहों में गीत गाते सुनाई दे रहे हैं। कहीं पर मोर सुंदर नृत्य करते हुए देखे जा सकते हैं। इसमें रूपक अलंकार है। बच्चों, रूपक अलंकार है क्या? जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है और दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता, तब उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है। साथ ही इस छंद में भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी दर्शनीय है। अब आइए पढ़ते हैं कविता का दूसरा अंश। शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई। शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई। देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिक आई। अरे कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान, दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित, करते हैं अतिथि का मान। ये गांव की सबसे बड़ी विशेषता है कि गांव जो होते हैं लघु यानी छोटा, सुखमय सुख देने वाला, छलहीन बिना छल किए
दिवस माने दिन, अतिथि मतलब मेहमान। अब कवि कहता क्या है कि ग्राम शोभा के साथ वहाँ के किसानों के सरल स्वभाव का जो है भावात्मक चित्रण किया है कि शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई। हे भाई, ग्राम जो है बहुत ही सुखमय होता है। क्यों? कि वहाँ के लोग शांतिपूर्वक जीवन यापन करते हैं। ये नगरों से भी बढ़कर इसकी शोभा दिखाई दे रही है। नगरों में कपट है, द्वेष है, छल है, लेकिन हमारे यहाँ के जो चतुर किसान हैं ये कपट रहित, द्वेष रहित, छलहीन जीवन यापन करते हैं, बड़े सहज और सरल होते हैं, दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित्त। ये अपना जो दिन है प्रसन्न मन से व्यतीत करते हैं। और अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसका मान सम्मान करते हैं। और अतिथियों के लिए तो जो सूत्र है कि अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानो, तो हमारे यहाँ जो गांव के लोग हैं अतिथि को देवता की तरह मानते हैं। ग्राम में परिवेश शांत होता है, वहाँ अधिक शोर शराबा नहीं होता, जैसा कि बड़े नगरों में, महानगरों में, शहरों में होता है। शांतिपूर्ण जीवन सुखदायी और प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। इस परिवेश में आम जन भी सुख चैन महसूस करते हैं। यहाँ के खेती करने वाले किसान बड़े होशियार परंतु सरल स्वभाव वाले होते हैं। बिना कपट, बिना द्वेष, बिना ईर्ष्या के भाव वाले होते हैं। इनके मन में किसी प्रकार का कोई छल नहीं होता। ये धोखेबाजी से कोसों दूर रहते हैं। ये किसान आने वाले सभी अतिथि मेहमानों का खूब स्वागत सत्कार करते हैं। ये ग्राम परिवेश इससे और सुंदर, सजीव जो है बन जाया करता है। गांव और सुंदर दिखाई देने लगता है। इस अंश की भाषा सरल है, सुबोध है, प्रवाहपूर्ण है और शैली जो है चित्रात्मक है और मनोहारी है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं तीसरा अंश। आस पास में है फुलवारी, आस पास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप, केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फुलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। देखिए गांव का कितना खूबसूरत चित्रांकन किया है मुकुटधर पांडे जी ने। फुलवारी, फुलवारी कहते हैं फूल के बगीचे को, फुलवारी। अनूप, जिसकी उपमा न दी जा सके। तरुगण, पेड़ों का समूह। और फुलेल कहते हैं जो है इत्र को, जो सुगंधित द्रव्य होता है, इत्र, जिसको आप लोग सेंट भी कहते हैं। तो इत्र और सेंट में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन यहाँ के जो पुष्प हैं इतने सुरभित हैं और इतने सुगंधित हैं, इतनी सुगंध विस्तीर्ण करने वाले हैं कि कवि को वो फुलेल सा दिखाई देता है, महसूस होता है। आस पास में है फुलवारी। इस गांव के में बीच में अगल बगल फूल लगे हुए हैं, कहीं कहीं पर बहुत अतुलनीय, जिनकी उपमा नहीं की जा सकती, ऐसे ऐसे बाग बने हुए हैं। केले हैं, नारंगी के वृक्ष हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और मीठे फल बागों से प्रत्येक दिन खाने को मिलते हैं क्या? नए नए मीठे फल, फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं। और पुष्प जो यहाँ पुष्पित होते हैं उनकी सुरभि से दिग दिगंत जो है वह सुरभित हो जाता है। तो इस काव्यांश में भी आपने देखा कि कवि ने सुंदर बाग बगीचों का बहुत अच्छा चित्रांकन किया है। पांडे जी कहते हैं गांव में हर घर के पास एक सुंदर फूलों का बगीचा है। इन बगीचों से घरों का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है।
कहीं कहीं सुंदर बाग बगीचे हैं जिनकी शोभा अवर्णनीय है। ये पेड़ों के समूह भी इनकी शोभा को दुगुना करते हैं। केला नारंगी के साथ इनका जो सौंदर्य है और अधिक बढ़ जाता है। इन बगीचों में सुख शांति तो मिलती ही है, साथ ही मीठे फल खाकर पथिक आनंदानुभव का हो करते हैं। यहाँ के फूलों के बगीचों से इत्र की महक नित नए रूप में महकती रहती है, वो सुरभित करते रहते हैं। इसीलिए इन ग्राम्यजनों का जीवन विशेष दर्शनीय बन गया है। इसमें देखिए उपमा अलंकार की शोभा दर्शनीय है, पद्यांश की भाषा चित्रात्मक बन गई है, शैली प्रांजल और मधुरता का पुटलीय है। पर्यावरणीय चेतना की ओर कवि हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब सवाल है, ये उपमा अलंकार है क्या बच्चों? मतलब जब किसी वस्तु या व्यक्ति की समता समान गुण धर्म वाली किसी अन्य वस्तु से की जाती है तब उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। अब आइए हम लोग अगला काव्यांश देखते हैं, पढ़ते हैं। पास जलाशय के खेतों में ईख खड़ी लहराती है। पास जलाशय के खेतों में ईख खड़ी लहराती है, अरे हरी भरी यह फसल धान की कृषकों के मन भाती है। खेतों में आते हैं ये हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से पदचाप। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं। दौड़ दौड़ के थक जाते वे कहाँ पकड़ में आते हैं। बहता एक सुनिर्मल झरना कल कल शब्द सुनाता है, मानो उत्प्रेक्षा है, मानो कृषकों को उन्नत के लिए मार्ग बतलाता है। ईख गन्ना, धान, आपका क्षेत्र जो है पूरा धान का कटोरा कहा जाता है। छली छल करने वाला, पद चाप पैरों की ध्वनि, सुनिर्मल पवित्र स्वच्छ उज्ज्वल, उन्नति यानी प्रगति। इस पद्यांश में कवि ने लहराती धान और गन्ने की फसल का सुंदर चित्र खींचा है। और पास जलाशय के खेतों में, पास जलाशय के खेतों में ईख खड़ी लहराती है। जहाँ ईख लगाई गई है, जहाँ गन्ना लगाया गया है, बोया गया है, वहीं पर एक बहुत बड़ा जलाशय है जहाँ से पानी निरंतर मिलता रहता है। और ये हरी भरी फसल कृषकों को के मन का हरण करती है। जिस तरह से कोई माँ अपने बच्चे के सुयश को सुनकर भाव विभोर हो जाती है, उसी तरह से किसान जब अपनी लहलहाती फसल देखता है तो वो भाव विभोर हो जाता है। हरी भरी यह फसल धान की हरी भरी फसल को देखकर कृषक जो है वह हर्षातिरेक से झूम उठता है, उसका मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। खेतों में आते हैं ये हिरणों के बच्चे चुपचाप, क्योंकि वहाँ पर वन क्षेत्र है तो वहाँ पर हिरण के छावने, मृग शावक आते हैं, चुपचाप आते हैं। अब चूंकि गांव में कोई शिकारी तो होता नहीं है कि उन बच्चों को पकड़ लेगा, मारेगा, मार डालेगा। कभी कभी यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से पदचाप। चुपचाप पैरों की धुन आए दबे पांव, वे जा करके शिकारी लोग जो हैं जो छल से हिरणों को पकड़ लेते हैं, हिरणों के बच्चों को पकड़ लेते हैं। लेकिन गांव में कोई शिकारी नहीं होता। कभी कभी जो किसानों के बच्चे हैं उन्हें पकड़ लेते हैं और दौड़ दौड़ के थक जाते हुए कहाँ पकड़ में आते हैं। जो मृग शावक हैं, जो हिरणों के बच्चे हैं, इतनी माने द्रुत गति से दौड़ते हैं वो कि पकड़ में नहीं आते और बच्चे जो हैं दौड़ दौड़ के थक जाते हैं। बहता एक सुनिर्मल झरना, एक
स्वच्छ निर्मल जल वाला झरना कलकल निनाद करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। मानो यहाँ पर कवि उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से कहना चाहता है कि कृषकों को उन्नत के लिए मार्ग बतला रहा हो। ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जानू मानू जानो मानो, ये उसका माने एक निश्चित चिन्ह है। जहाँ आए आप समझ जाइए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि मुकुटधर पांडे कहते हैं कि पानी की पर्याप्तता होने से गन्ने की फसल लहरा रही है। अब उसको और स्पष्ट कर दूं, धान के खेतों को हरा भरा देखकर हर किसान जो है प्रसन्न दिखाई देता है। प्रत्येक किसान के मुखमंडल पर लहराती फसल को देखकर आनंद का भाव दिखाई दे रहा है। इन खेतों में जब सुंदर हिरणों के बच्चे आते हैं तो किसान के बच्चे इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अपनी तीव्र पदचाप के कारण वे भाग जाते हैं। किसान के बच्चे उन्हें पकड़ नहीं पाते। कल कल कर बहने वाले झरने ऐसे लगते हैं मानो किसानों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हों। किसानों के मन में ये प्रकृति के मनोहारी दृश्य देखते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और करुणा के भाव जागृत होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने बताया ही आपको। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद्यांश की भाषा चित्रात्मक और मार्मिक है। लहराती फसलों का बहुत सुंदर और सटीक चित्रांकन कवि ने किया है।